हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। तो आज कितना तारीख है आज अपना? आज डेट की बात करें तो डेट है अपना 15 अक्टूबर ना। और इकनॉमी का जो है PYQ का जो डेट है वो डे है, सॉरी डेट नहीं, डे जो है वो है 15 डे, है ना। बाकी 14 दिनों से हम लोग लगातार PYQ करते आ रहे हैं। इकनॉमी अब अपने लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट डेट है 19 अक्टूबर को है। यहाँ पर ही हम लोगों का इकनॉमी का PYQ ख़त्म हो जाएगा। सर PYQ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये PYQ होता कहाँ से है? तो ये PYQ अपना होता है UPSC का जो CSE होता है उससे, CAPF CDS से, और जितने भी स्टेट PCS होते हैं जो मेजर छत्तीसगढ़, BPSC, UP PCS, ठीक है, JPSC, MP PCS, ये सारे के उत्तराखंड PCS का भी होता है। ये सारे स्टेट्स के PCS के क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 33 से 35 साल का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पूरा टारगेट क्या है कि हम लोग मिड जैन, ठीक है, 18-19 का है ये टारगेट सीट दिया हुआ है टेलीग्राम में। कब कि कौन दिन कितने दिन हम लोग कौन सा PYQ कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट का, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग मिड जैन तक ख़त्म करने वाले हैं सारे PYQ का। ओके, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्म सब्सिडीज़, ठीक है। अब जो सब फार्म सब्सिडी है इंडिया में वो दो तरीके से दिया जाता है, ठीक है भाई, कि एक तो इनपुट हो गया, मतलब कि एक डायरेक्ट सब्सिडी हो गया, और एक इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गया, मतलब ये इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो उसी से कंटेक्स्ट में कुछ बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो इनपुट सब्सिडी है, इनपुट सब्सिडी इन इंडिया जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, फॉल अंडर द इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। क्या ये जो इनपुट सब्सिडी है वो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंदर आता है? तो हम ये कह सकते हैं कि इनपुट जो सब्सिडी है वो इनडायरेक्ट में आता है। कैसे? क्योंकि डायरेक्टली इसमें फार्मर को जो है पैसा नहीं दिया जाता है, किसी भी तरीके का मॉनेटरी फंड नहीं दिया जाता है, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है, जो सब्सिडी है वो सप्लायर को दिया जाता है, जैसे कि, और वो सप्लायर फिर उसको देता है। अब सप्लायर को कैसे, जो कि हो गया फर्टिलाइज़र ख़रीदने में हो गया, ठीक है, या फार्मर को कुछ टूल्स ख़रीदना है उसमें कुछ सब्सिडी दे दिया, तो वो सब होता है। तो ये बात सर सही है, ठीक है। दूसरा, रिडक्शन इन द पावर एंड इरीगेशन बिल ऑफर टू फार्मर फॉल अंडर द डायरेक्ट। बिल्कुल, जो इरीगेशन और जो पावर में रिडक्शन है ये डायरेक्ट सब्सिडी में आता है। क्यों है? क्योंकि इरीगेशन बिल जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कटौती कर देता है, या कुछ समय के बाद जो होता है निकाल देता है कि जिसका बिल बकाया है इतने दिन में इतना कम कर दे रहे हैं, इतना कवर कर लो, पे कर दो। तो ये डायरेक्ट सब्सिडी के अंदर में आता है, क्योंकि डायरेक्ट रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो देखो भाई, यहाँ पर ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, 1 और 2 मेरे को सही दिख रहा है, तो 1 और 2 जहाँ दिख रहा है वहाँ मार दो D, बाकी मतलब कि ऑटोमेटिकली तीसरा और चौथा गलत है। फिर भी पढ़ लेते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द अलाउ डायरेक्ट फार्म सब्सिडी प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडी। क्यों करेगा प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडी? ठीक है, वो कुछ कैटेगरी बनाया है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, इस तरीके का कुछ कैटेगरी बनाया है, ठीक है, लेकिन प्रोहिबिट तो नहीं करता है ना सर। तो यहाँ जो कह रहा है प्रोहिबिट, ये बात गलत हो गया। ऑल सब्सिडीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो फिर ये बात कैसे हो गया? पावर और इलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन बिल वाला जो चीज़ है वो तो तुम कैसे फिर गलत कर दोगे ना। तो या तो तुम ये 2 सही करो या तो फिर 4 सही करो। जितने सब्सिडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सारे के सारे इनडायरेक्ट सब्सिडी में आते हैं, तो ये बात तो गलत है सर। सब के सब तो इनडायरेक्ट सब्सिडी में नहीं आते, कुछ डायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में जैसे हम लोगों को जो डायरेक्ट पेमेंट होता है सब्सिडी, अभी एक बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से चल रहा है ना PM किसान, जो 2000 जाता है प्रति 3 महीना के बाद ना, 3 महीना या कितने के महीने के बाद जो जाता है बैंक में डायरेक्ट, है कि नहीं? ये तो डायरेक्ट पैसा जाता है कि नहीं? जबकि इनडायरेक्ट सब्सिडी में MSP हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया, तो ये गलत बात है, चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई थोड़ा सा ये बता देते हैं कि भाई क्या है कि हम रुकते नहीं हैं, हम जो PYQ करते रहते हैं हम यहाँ रुकते नहीं हैं हम, क्योंकि ये रोकना सब आप ही के लोग के हाथ में है, ठीक है। अब जब चाहो तो पॉज कर लो, क्वेश्चन देख लो, अपने से बना लो कि आपके अकॉर्डिंग चलो ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ये होगा, किसी के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग ये होगा, तो वो अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद देख लेना है कि हाँ मेरा आंसर सही था नहीं था, यही है टेस्ट करने का तरीका, ठीक है। तो नहीं तो फिर हम रुकने लगेंगे तो फिर वो वीडियो का लेंथ भी लंबा जाएगा और वो टाइम ज़्यादा जाएगा भाई, बेकार का होगा वो रुकना, ठीक है। द ट्रैवल एंड द टूरिज़्म कम्पिटिटिव इंडेक्स ITCI, ये जो रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करने वाला बॉडी का क्या नाम है? तो ये है क्या भैया? ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम्पिटिटिव इंडेक्स। ये जो है ना इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। बेसिकली ये बाइनवली मतलब कि साल में 2 बारी इसको निकाला जाता है, ठीक है। इसमें 5 इंडेक्सेस होते हैं, 17 पिलर बने होते हैं और 17 पिलर में 112 इंडिविजुअल इंडिकेटर होता है, जो कि भाई वही 5 पिलर के बीच में बटे होते हैं। जिसमें से क्या होता है कि भैया इस सब्सिडीज़ में कैसे कैसे बात किए गए होते हैं। पहला कि इनेबल करना है इन्वायरमेंट को, फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशंस के पिलर एक बने होते हैं। एक पिलर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा पिलर, चौथा पिलर जो होता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म डिमांड एंड ड्राइवर्स का होता है, फिर 5वां जो होता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी। तो इसी सब चीज़ को लेकर के बात करता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स किसके जरिए निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको, ठीक है। 59 व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंडियन एक्ट हैं, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस बता दो। तो भाई करेक्ट सीक्वेंस यही है कि भाई इसके लिए तुमको पूरा ईयर याद होना चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस का 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट, फेरा, ये सब हम लोग पहले भी PYQ में देख चुके हैं, है कि नहीं। तो मिनिमम वेजेस एक्ट अगर बात करें तो ये 1948 का है कि नहीं। पार्लियामेंट लेकर के आया था, किसके कंसर्न में, तो इंडियन लेबर के कंसर्न में। एक मिनिमम वेज सेट करने की बात करता है कि भाई चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, उसको एक मिनिमम सेट ऑफ वेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 1948 का बात करता है, ठीक है। फिर ये देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ये जो आया है ये कब आया है, 1951 में लाया गया इसको, ठीक है। किसके लिए भाई, कि भाई डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के लिए बात करता है ये। तो 1948 1951, ओके। अब जो है ये फेरा, और फेरा का क्वेश्चन आगे भी आएगा। फेरा जो है इसको लाया गया 1973 में। क्या इसका जो है मेन एम क्या है, रेगुलेट करना, किस चीज़ को, तो फॉरेन एक्सचेंज को और फॉरेन सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। इसको रेगुलेशन से इसका बात था 1973। अब जो है MRTP एक्ट, ठीक है। MRTP एक्ट ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ये आया 1969 में, ठीक है। 1969 में इसका एम क्या है, इसका एम क्या है कि भैया रूल्स बनाओ, रेगुलेट करो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, ठीक है। और कुछ मोनोपोलिस बिजनेस का, नाम में ही उसका काम दिख रहा है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, है कि नहीं। तो अब देखो सबसे पहले कौन है, 48 4 देखो, मतलब यहाँ तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 4 ये दोनों में आगे है तो भाई ये दोनों रहेगा। उसके बाद 48 के बाद क्या आता है, 51, 2 देखो कहाँ है, अच्छा 2 यहाँ भी है, अभी भी नहीं कुछ जाएगा। अब 51 के बाद क्या आएगा, 69 या 73, तो भैया 69 आना चाहिए ना, 69 आना चाहिए। तो भैया 1 को रखो, लास्ट में 3 रखो, 73, तो C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डेट याद रहे तो ही ये सॉल्व हो सकता है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन होगा भैया, एक ही सबको जान रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट करता है रूल्स किसके लिए, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एम है इसका क्या कि लिबरलाइज करना है, फैसिलिटेट करना है फेयर ट्रेड को, है ना, इसी चीज़ को। तो भैया यही है मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, जो प्रिवेंट करता है अनफेयर प्रैक्टिस जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटा हो गया इम्पोर्ट पर, ठीक है, यही सब। और प्रमोट क्या करता है, ग्लोबली फ्री ट्रेड। ओके आगे बढ़ते हैं। 61 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर एस्टिमेटिंग अ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं और पैरामीटर को बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है पैरामीटर को कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं तब। तो उस वक्त जो है ना हम लोग लीज़र कहने का मतलब क्या होता है, खाली पीरियड होता है ना भाई, है ना। तो इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सारे का करते हैं, हेल्थ का भी करते हैं, एजुकेशन का भी करते हैं, इकोनॉमिक का करते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी हो गया, एजुकेशनल अटेनमेंट हो गया, हेल्थ सर्वाइवल हो गया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है ये भी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो लीज़र है इसको नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। नॉट ही पूछा था सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग देखे थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पूछ दिया है। तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट भाई जो कि कितना हम ट्रांजैक्शन कितना कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितना कर रहे हैं गुड्स और सर्विस का किसी एक कंट्री के साथ किसी दूसरे कंट्री के साथ, यही फाइनेंशियल रिपोर्ट बताता था बैलेंस ऑफ पेमेंट, है कि नहीं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में यही कुछ होगा। तो यहाँ देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या,
फोकसेस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स एंड इम्पोर्टेड गुड, कितना तुम एक्सपोर्ट किए हो और कितना तुम इम्पोर्ट किए हो, ठीक है, इसी के बीच का डिफरेंस बताता है। समटाइम्स सर्विस आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉडर डिस्कशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द क्लासिक डेफिनेशन ओनली कंसिडर द गुड्स, ठीक है। अगर क्लासिक डेफिनेशंस की बात करें इसमें तो ये क्या कंसिडर करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को, लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में कभी बात करें तो इसमें सर्विस भी इंक्लूड होता है, ठीक है, सर्विस भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन इंक्लूडेड नहीं होता है, तो गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स और ऑल ऑफ द अबव। अब ये पूछ रहा तो भैया हम लोग को क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम लोग बोलेंगे गुड्स, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, क्लासिकल डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है, ब्रॉडर सेंस में जाएंगे तो सर्विस का बात करेगा, तो ये चीज़ तो हम लोग को नहीं करना है, ब्रॉडर सेंस नहीं स्पेसिफिक लेकर के चलना है, तो गुड्स, ठीक है। UPPCS मेंस वाला भी इसका जो आंसर है वो यही दे करके रखा है इसीलिए, ठीक है। देखो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी जानते हो, सार्क के बारे में भी जानते हो, IDA के बारे में थोड़ा सा अगर नहीं जान रहे हो तो IDA के बारे में जान लो। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्या एम क्या है इसका, ठीक है, ये है क्या, मेंबर है कुछ वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो प्रोवाइड करता है ग्रांट्स को, और किस पे ग्रांट प्रोवाइड करता है, वेरी लो इंटरेस्ट लोन देता है किसको, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री को, ठीक है। पर्पस क्या है कि भैया हेल्प करना है वैसे कंट्रीज़ को जो पॉवर्टी से ग्रस्त हैं, ठीक है, तो ताकि वहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, उनकी लाइफ्स जो होंगे वो बेटर हो सके, और एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ बनाना है, ये इसका पर्पस है, ठीक है, IDA का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, ठीक। अब IDA, ठीक है, अब देखो तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, जनरली टू फॉरबिड द रेट यूज़ ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रेड, ये हम लोग एक PYQ में भी पीछे देख चुके हैं, है कि नहीं। तो A का 2 यहाँ है, A का 2 यहाँ है, बाकी ये दोनों को हटा दो, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये क्या करता है, फाइनेंस देने का काम करेगा, है कि नहीं। तो भैया इसका देखो कहाँ दिख रहा है फाइनेंस, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द करेक्ट इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल। तो B का 1 कहाँ है सर, यहाँ दिख रहा है, इसको भी हटा दो। अब आंसर क्या हो गया, C हो गया। C का 4 टू प्रमोट कॉपरेशन अमॉन्ग द साउथ एशियन कंट्री, सार्क का अगर फुल फॉर्म ही करोगे तो वही भी निकल जाएगा, तुमको वहीं से समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही इसको कॉपरेशन की बात करता है, ठीक है। इसका बना भी था इसी के वजह से। और लास्ट जो बचा IDA, ठीक है, IDA का 3 सैंक्शन ऑफ द सॉफ्ट लोन, तो यही तो बात है कि भैया ग्रांट देने का बात कर रहा है कि नहीं। ओके, तो C इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े। ग्रीन इंडेक्स हैज़ बिन डेवलप्ड बाय, ग्रीन इंडेक्स किसके जरिए डेवलप किया गया, ग्रीन इंडेक्स जो है दिसंबर 2019 में इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब ये जो डेवलप किया जाता है वो किया जाता है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। किसके पार्टनरशिप के साथ चलता है, तो भैया विथ स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P के पार्टनरशिप के साथ चलता है। ये क्या करता है, इनेबल करता है कि कार्बन इफिशिएंसी को ट्रैक करना है, किसके बीच में, जो कंपनीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जो कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब उनको ट्रैक करने की बात करता है, ठीक है। तो ग्रीन किसके डेवलपमेंट का यहाँ पूछ दिया, तो किसके जरिए डेवलप किया जाता है, तो भैया हम जान रहे हैं C वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब कुछ पैसा लिया बाद में वापस कर दिया, यही बात है कि ड्यूटी ड्रॉ इज़ अ ट्रस्टेड एंड टाइम टेस्टेड स्कीम है, ठीक है। किसके जरिए एडमिनिस्टर किया जाता है, CBIC। क्या करता है, प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को। ये इसका काम क्या है कि ये रिबेट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज चार्जेबल ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सेसिबल मटेरियल रिस्पेक्टिवली व्हेन यूज्ड एज अ इनपुट फॉर द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। मतलब क्या है कि भैया रिबेट देता है कि नहीं, जो भी कस्टम्स या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा है, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स पे, उस पर रिबेट देने का बात करता है कि नहीं। अब ये पढ़ो, एक्सेस रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, ऑब्स्टेकल इन द मैटर ऑफ द एक्सपोर्ट, रिफंड एक्सपोर्ट ड्यूटी टू द एक्सपोर्टर, रिफंड इम्पोर्ट ड्यूटी टू द एक्सपोर्टर। क्या बोल रहा है, ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सेसिबल मटेरियल रिस्पेक्टिवली व्हेन यूज्ड एज अ इनपुट फॉर गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, तो है ना, रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी टू ऑफ एक्सपोर्ट्स, है कि नहीं, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, APTA। इनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं, ये कौन एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का
नहीं है पार्ट, ठीक है। तो इसमें से जो है ना म्यांमार नहीं है, म्यांमार मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो APT हम जिसे कह रहे हैं, इसे हम अगर फॉर्मली हम कहेंगे तो हम इसको बैंकॉक एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं। ओल्डेस्ट प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक रीजन में। 1975 में इसको साइन किया जाता है। काम क्या है कि भैया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, किसके बीच में, तो अमॉन्ग द मेंबर्स में। कैसे बढ़ेगा, तो भैया म्यूचुअल ट्रेड लिबरलाइजेशन के थ्रू बढ़ाओ, एक्सपैंड करो रीजनल ट्रेड को, इन्हांस करो इकोनॉमिक कॉपरेशन को, इस मुद्दे के साथ में, ठीक है। और ये ज़्यादा इम्फेसिस देता है इन्वेस्टमेंट पे, सर्विस पे, ट्रेड फैसिलिटेशंस पे, मॉडर्नाइजिंग द ट्रेड रूल्स और रेगुलेशंस भी तो साथ में चाहिए ना भैया, ठीक है। तो ये तो बाकी कंट्रीज़ कौन है, म्यांमार तो कह दिए, तो बाकी कंट्रीज़ कौन कौन है जो मेंबर्स हैं, तो भैया बांग्लादेश है, ठीक है, ओरिजिनल मेंबर्स है 1975 से, ठीक है। चाइना है 2000 में आया, ठीक है। इंडिया है ओरिजिनली है 1975 से। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, ये 1975 से है। लाओ पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ओरिजिनली 1975 से है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका है, ये भी ओरिजिनली है 1975 से ही। मंगोलिया है और ये सब है, ठीक है। बाकी चलिए चाइना नहीं है, ठीक है, ये सब है, म्यांमार नहीं है। ओके 67 अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ प्रोड्यूस बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके लिए कोई जो है पेपर, अरे तुम ही समझ लो ना भाई कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारा सोशल क्रेडिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सोशल कैपिटल तुम्हारा है, तुम किसी को पैसा नहीं कुछ पेपर में लिख के दे दिए, तो बोला कि जाओ उस दुकान में जाना और ये पेपर दिखा देना, मेरे नाम से तुमको ये दे देगा। तो बस वही बात है, सिंपली यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंसिंग के टर्म में समझ लो, इंटरनेशनल के टर्म में समझ लो, तो फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में, जो कि इशू करता है कोई बैंक करता है किसके रिक्वेस्ट पे, तो जो कस्टमर है, कस्टमर कौन हो सकता है, या तो बायर हो सकता है या फिर इंपोर्टर हो सकता है, ठीक है, जो क्या करता है एक सिक्योर पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है किसी भी थर्ड पार्टी को, ठीक है, एक्सपोर्टर, सेलर, बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि भैया जब या तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डन होगा तो वो पेपर जब दिखाएगा तो उस वक्त तुमको क्या मिल जाएगा, पैसा, ठीक है। तो भैया एक इंपोर्टर के जरिए, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है ये, ठीक है। अ ग्रुप फॉर्म बाय द इंडिया, ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया इंडिया के जरिए, चाइना के जरिए, ब्राज़ील के जरिए और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के जरिए। कैसे, किसके लिए, तो फॉर फ्यूचर नेगोशिएशन एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं G22। G22 एक ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ठीक है, 2003 में बनाया गया, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट देयर पोजीशन इन WTO नेगोशिएशन। मेंबर्स कौन है, इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और कुछ अदर्स हैं। एम क्या है इसका कि भैया जो डोमिनेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जो डेवलप्ड कंट्री का जो डोमिनेंस है, ठीक है, कि उसके डोमिनेंस को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चरल में हो गया, एग्रीकल्चर में फेयर ट्रीटमेंट की बात हो गया, सर्विस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट में, ये सब में, ताकि फेयर ट्रीटमेंट को एडवोकेट कर सके, इसीलिए इसको बनाया गया G20 को। तो भैया G77 क्या है, तो G77 जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ, ठीक है, 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ के मिलने से, ठीक है। अभी जो है ये 77 से बढ़ करके हो गया है 134, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नेम अभी भी G77 ही इसका है, ठीक है। एम क्या है भैया कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और इन्हांस करना है नेगोशिएशन कैपेसिटी का, किसके अंदर, तो UN सिस्टम के अंदर। साउथ कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना है, साउथ कोऑपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस करना है, ठीक है, ये 77 कहता है। अब ग्रुप ऑफ 11 जो है ये क्या करता है, ये बनाया गया था क्या ईयर बाद से, ठीक है, इसका भी जो फोकस था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा था, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश 20 सितंबर 2006 को किया गया, ठीक है, किसके ज़रिए, तो किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के ज़रिए, ठीक है। ग्रुप जो है, इस ग्रुप में मेनली जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि कोरसिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, एल साल्वाडोर, जॉर्जिया, हॉन्डुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वे, श्रीलंका, ये सारे कुछ हैं, ठीक है, ये सारे। ओके आगे बढ़ते हैं।
इनविजिबल एक्सपोर्ट, इससे एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू में, पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस का है। इनविजिबल एक्सपोर्ट कहने का मतलब क्या समझते हो? इनविजिबल एक्सपोर्ट जो भैया हमको दिखे ना, ऐसे ही अगर सिर्फ इनविजिबल का नाम समझो, कभी कभी ब्रेक डाउन भी करना होता है ना हम लोगों को, कोई क्वेश्चन है तो कहीं सॉरी मतलब कि वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर दो, या उसके पूरे सेंटेंस है तो उसको ब्रेक डाउन करके समझ लो, तो है कि नहीं। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर रहे हैं, इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिखता है। तो इनविजिबल एक्सपोर्ट कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रादर देन फिजिकल गुड, क्योंकि अगर फिजिकल गुड कह देता तो फिजिकल गुड हमको दिखता, हम उसको टच कर सकते थे, तो वही वो विजिबल हो जाता। तो भैया इनविजिबल बोल रहा है, तो इनविजिबल जो है सर्विस नहीं दिखेगा ना, सर्विस सिर्फ पता चलेगा कि हाँ ये सर्विस हो गया, ठीक है। तो इनविजिबल एक्सपोर्ट कहने का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रादर देन द फिजिकल गुड, ठीक है। इसमें इनटेंजिबल सर्विस की बात होता है, जैसे फाइनेंशियल सर्विस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी सर्विस हो गया, कुछ कंसल्टिंग सर्विस हो गया, टूरिज्म सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इस तरीके के कुछ हैं जिसमें कि फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। फिजिकल मूवमेंट किसका? गुड्स का, है कि नहीं। तो भैया हम क्या बोलेंगे, इनविजिबल एक्सपोर्ट कहने का मतलब है कि ये सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है। फ्री ट्रेड जोन इज अ वन, फ्री ट्रेड जोन हम कहाँ कहेंगे, किसको कहेंगे? फ्री ट्रेड जोन क्या होता है? एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पर ही गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड, स्टोर्ड एंड री एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग अ सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटीज़ और अदर टैक्सेस, है कि नहीं। जैसे यही बात है कि तुम नॉर्मल मार्केट में या कहीं पे भी जाओ, या कहीं तुम बाइक से गए या कार से गए, पार्क कर रहे हो, अब पार्क कर रहे हो उसके लिए वो बोलेगा ना भैया इतना पैसा लगेगा, ठीक है, बोलेगा पैसा लगेगा मतलब टैक्स लग रहा है, ड्यूटीज़ लग रहा है, कुछ है कि नहीं वहाँ रखने का। तो लेकिन ये अगर है फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन मतलब कि तुम वहाँ पर चाहे कुछ स्टोरेज करो, चाहे तुम इंपोर्ट करो, चाहे तुम एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करो, यहाँ पर तुमको किसी भी तरीके का ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, यही बात है। अब ट्रेड इज़ डन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एनी एंटरप्रेन्योर इज़ अ फ्री टू स्टार्ट बिजनेस, नहीं सर ये तो स्टार्ट बिजनेस की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आर प्रोवाइड फ्री टू एंटरप्रेन्योर्स बाय द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज आर फ्री फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटीज़ एंड द प्रोड्यूस मोर एक्सपोर्ट। इससे ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, ए से ज़्यादा ब्रॉड डी है, और तो डी को मारो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड में बात कर रहा है भाई, है कि नहीं। ओके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड द फेरा, बोले थे ना फेरा का क्वेश्चन आगे आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिप्लेस कर देता है फेरा को, किससे रिप्लेस करता है? तो भैया फेरा को रिप्लेस किया जाता है फेमा से। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम फेमा कह रहे हैं। कब करता है? 29 दिसंबर 1999, 1999, जो इफ़ेक्ट में आता है 1 जून 2000 को, 1 जून 2000 को इंडिया में आता है। ये रिप्लेस कर रहा है फेरा को, ठीक है। अब जो फेरा आया था वो कब आया था? तो फेरा जो आया था ना 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1974 को आया था, ठीक है। अब रीज़न क्या है भैया, काहे आप रिप्लेस कर रहे हो फेरा को फेमा से? तो रीज़न इसके लिए ये है कि जो फेरा था ना, हम थोड़ा सा इधर जगह है क्या? नहीं है, ठीक है, हम इधर थोड़ा सिर्फ, ये है फेरा, ठीक है, और ये है फेमा, ओके। फेरा जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और रिस्ट्रिक्टिव नेचर का था, ठीक है, इसीलिए इसको फेमा के साथ रिप्लेस किया, क्योंकि फेमा को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया, ठीक है। फेरा में जो अंडर अगर फेमा के डेफिनेशन में जाएंगे तो कोई क्या है, जो डेफिनेशन एक टर्म है ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो बहुत बड़ा है, जिसमें बैंक को भी इंक्लूड करता है, जो कि इसमें नहीं था, ठीक है। फेरा का जो प्रोविज़न्स है उसमें आईटी, अभी तो दुनिया आगे बढ़ रहा है तो आईटी का कुछ ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन इसमें आईटी को भी रखा गया है फेमा में, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि प्रोविज़न एक था, अगर वायलेशन करते हैं प्रोविज़न ऑफ फेरा का, ठीक है, फेरा का कोई भी प्रोविज़न का वायलेंस करते हैं तो उसमें हमें क्रिमिनल ऑफेंस माना जा रहा है। सोचो क्रिमिनल ऑफेंस, वायलेशन, क्रिमिनल, किसी का मर्डर नहीं ना कर रहे, ठीक है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस मान रहा है, ठीक है, जबकि फेमा में सिविल ऑफेंस माना गया। तो कुछ इसी तरीके के लाइटर वर्जन किए गए, कुछ जो उसमें नहीं था, तो इसी के लिए फिर ये लाया गया, ठीक है सर, ओके। नाथुला वाज रीओपन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ क्यों ले आया, ठीक है, यूपीपीसीएस मीन्स नाथुला वाज रीओपन इन 2006 फॉर द ट्रांस बॉर्डर ट्रेड, अच्छा ठीक है, ट्रेड था इसीलिए इकोनॉमी में घुसा दिया, बॉर्डर ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, चाइना, भूटान, सनी। अब नाथुला अगर देखो तो ये क्या है, माउंटेन पास है हिमालय में, ठीक है, कहाँ पर, इस सिक्किम और इंडिया और तिब्बत और चाइना के बीच में, ये इंडिया है, ये सिक्किम है, ठीक है, और इधर तुम्हारा भूटान दिखेगा, चाइना दिखेगा, सब यहीं दिखेगा तुमको, है ना। तो इसको ना
जब हमारा जो साइनो इंडो वॉर हुआ था, अरे यार हटना, साइनो इंडो वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बाद इसको जब 1962 में, तो इसको बंद कर दिया गया था नाथुला पास को, ठीक है। तो इसको जो है फिर से ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो किसके लिए भैया? चाइना के लिए, ठीक है, चाइना के लिए किया गया, रीओपन किया 2006 में किया गया, ठीक है, ताकि ट्रांस बॉर्डर हो सके किसके बीच में? तो इंडिया और चाइना के बीच में। और जो री ओपनिंग है नाथुला का, ये दिखाता है कि भैया आप जो चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बेटर हो रहा है, रिलेशन जो हो रहे हैं इम्प्रूव्ड हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में। अब जो है इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बनेगा इंडिया चाइना का, ये इसके कुछ इसलिए खोले भी गए थे, ठीक है, ओके। एंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स, क्या कहने का मतलब होता है एंटरपोर्ट? आप देखो इसको भी एंटरपोर्ट एंटरपोर्ट एक टाइप ऑफ ट्रेड है जिसमें जो है गुड्स को, ठीक है, इंपोर्ट किया जाता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसका हमको पर्पस कंजप्शन नहीं है, इसका सोल पर्पस अगर हम बात करें तो अभी हम इंपोर्ट कर लिए, फिर बाद में जाकर के एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। यही है, हम कंजप्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर जाकर के हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटरपोर्ट ट्रेड। इसका मतलब यही होता है कि गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, किसी गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस गुड को फिर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो तो सबसे बड़ा जो एंटरपोर्ट हम लोगों को ट्रेड देखने के लिए मिलेगा तो सिंगापुर देख लो। ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच ये कनेक्शन बनाता है ना, कि सिंगापुर में सारे कुछ आता है ईस्ट एशिया से और फिर वो जाता है किधर? समंदर के रास्ते यूरोप में जाता है। सिंगापुर का लोकेशन जो है कहाँ है? एकदम टिप ऑफ द मलाया पेनिनसुला है कि नहीं? इधर ये इंडिया है, यहाँ पर इधर देखने का साउथ एशिया में ये थी, हाँ इधर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO के बात में संदर्भ में देखो कि कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश ऑन जनवरी 1, 1995, तो बात ये सही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफिशियली 1 जनवरी 1995 को ही इस्टेब्लिश हुआ था एज अ सक्सेसर ऑफ किसका? GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ये बता रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आगे भी मिलेगा। इट इनकरेजेस ट्रेड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ कंट्रीज। ये क्या इनकरेज करता है कि जो मेंबर्स कंट्रीज है उसके बीच में ट्रेड बढ़े, तो बिल्कुल ये बात करता है। कैसे करता है? तो ताकि रिड्यूस करे वो, मतलब कि टैरिफ रिड्यूस करके करता है, अदर और कुछ जो बैरियर्स हैं, अदर बैरियर ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस करके करता है कि नहीं? फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। हमको क्या देखना है? क्या नॉट ट्रू देखना है, तो ये बात सही है, आंसर नहीं है। इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द उरुग्वे राउंड ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बात तो ये भी सही है सर कि ये जो है ना उरुग्वे राउंड ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से ही निकल करके आया, ऑरिजिनेट हुआ है, जो एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशन था जो कि कहाँ था? 1986 से 1994 तक एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था और फाइनली फिर निकल करके ये आया, ठीक है, WTO, ओके। तो ये बात भी सही है। इट हैज़ अ ब्रॉड लिबरलाइजेशन इन अ ट्रेड। देखो ये नहीं कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन लेकर के आया है ट्रेड में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड बैरियर हैं। कुछ कंट्री अभी भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो हम एक्यूरेटली अभी नहीं कह सकते हैं कि ये जो है लिबरलाइजेशन को लेकर के आया है, ठीक है। तो नॉट ट्रू पूछा था तो यही मार दो, डी मार दो, ठीक है। Which among the following organizations are responsible for channelizing export import for India? इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को चैनलाइज करता है इंडिया में? तो मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन क्या ये करता है? तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, ठीक है। ये इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में, ठीक है। एक वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ रखता है अपने पास, जैसे कि मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, केमिकल्स हो गए और फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये तो चैनलाइज करता है, ठीक है। दूसरा एग्जिम बैंक भी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। और ये क्या काम करता है सर? तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस को, किसको? तो एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को। तो ये बात भी चैनलाइज करने में आ रहा है।
स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ये भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट बात करें तो 1956 में किया गया। ये भी इन्वॉल्व करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, ठीक है, जिसमें कुछ कमोडिटीज़ होते हैं जैसे टी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, उसके बाद स्पाइसेस, ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल्स हो गया, ये सब कुछ इसमें रखता है, ठीक है। उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो भाई ऐसे ही कोई कह देगा कि बिल्कुल ये गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1965 में किया गया था। ये इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को, तो प्रोक्यूरमेंट से लेकर के स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन का, किसका, तो ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो सर सारे के सारे चैनलाइज कर रहे हैं तो ए मार दो कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं इसके, ठीक है। सुपर 301 रिलेटेड टू सुपर 301 क्या है, तो भैया एक प्रोविज़न है, किसका है ये, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का, ठीक है। इसका एक प्रोविज़न है जो ये अलाउ करता है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है ट्रेड सैंक्शन किस पे, ऑन कंट्रीज़ दैट आर डीम्ड टू बी इंगेजिंग इन अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंगेज है उस पर सैंक्शन लगा सकती है। इसे क्यों कहते हैं, सुपर 301, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी है, एटॉमिक एक्सप्लोरेशन है, ह्यूमन राइट है, नहीं, ब्लॉक्ड इन अ ट्रेड, तो सैंक्शन लगाने के बाद है तो ब्लॉक्ड इन अ ट्रेड, तो यही मारो ना भैया, डी मारो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोन एंड ग्रांट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन इंडिया हैव बीन गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम हैं। कह रहा है कि लोन और साथ में ग्रांट किस चीज़ के लिए, ताकि स्टेट जो इंडिया के स्टेट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो वो किसके जरिए दिया जाएगा, तो भैया यहाँ दिख रहा है वर्ल्ड बैंक को हम लोग देखते ही हैं उसी नज़र से कि भैया ये लोन देता है, ग्रांट देता है इंडिया को, कैसे, ताकि इम्प्रूवमेंट कर सको तुम। और ये कब से दे रहा है, 1950 से दे रहा है, ठीक है। फंड किया है इंडिया में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट में, जैसे कि हो गया रोडवेज़ हो गया, रेल हो गया, पावर प्लांट्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, इन सब सारे के लिए फ़ंड किया है, ठीक है। और कुछ और फंडेड प्रोजेक्ट का नाम सुनोगे, स्किल इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, जो वर्ल्ड बैंक जो है फंड करता है प्रोजेक्ट इंडिया में, उसमें ये नाम है स्किल इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल सपोर्ट प्रोजेक्ट, MSME ग्रोथ इनोवेशन एंड इंक्लूसिव, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे कुछ प्रोजेक्ट हैं यार, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है सर, कंसिडर कर रहे हैं स्टेटमेंट, अंडर द WTO ऑब्लिगेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिड्यूस द सब्सिडी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई ये गलत कह दिया तुम, अंडर WTO ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर देखेंगे तो ये नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया टू रिड्यूस सब्सिडी इन इंडियाज़ एग्रीकल्चर। तो ये नॉट जो बोल रहा है गलत है, ये नेसेसरी है टू रिड्यूस सब्सिडी इन इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया को भी कट करना पड़ेगा अपने टोटल जो एग्रीगेट मेज़र है सपोर्ट्स का, उसमें कुछ परसेंटेज, ठीक है। बाकी भी कंट्रीज डिक्रीज़ करेंगे तो करेंगे, ये जो नॉट बोल रहा है गलत है। अंडर द WTO ऑब्लिगेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिड्यूस द सब्सिडी इन इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई अदर कंट्रीज़ भी करेंगे, इंडिया भी करेगा, नॉट नहीं है, करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम लोग ज़्यादा दे देते हैं, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, या कुछ मार्केट में उथल पुथल होता है तो ऊपर से वो लोग बोलता है कि क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। वो बात भी गलत है। अब देखो रीज़न, इंडिया इज़ अ डेवलप, अरे पहला गलत है तो यहाँ पर ये तो ये इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, एक गलत निकल के बाकी बन गया। डी इज़ फॉल्स था, मतलब ए इज़ फॉल्स था, तो डी इसका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसका पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी पढ़ लो। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बच्चा से भी पूछ लेगा तो बोलेगा कि हाँ भारत जो है अभी विकासशील है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। वैसे क्वेश्चन भी बहुत पुराना है, ठीक है, यूपी सब इंस्पेक्टर का होगा कुछ 1998 का, अभी बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ये, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द नाफ्ता। अब नाफ्ता है क्या, ठीक है, नाफ्ता है क्या, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसी को कह रहे हैं नाफ्ता, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रेड एग्रीमेंट है किसके बीच में, USA के बीच में,
कनाडा के बीच में और साथ में मैक्सिको के बीच में, इन तीनों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। 1993 में इसको साइन किया जाता है, लेकिन इफेक्ट में आता है, फोर्स में आता है 1994 को। ठीक है, पर्पस क्या है इसका कि एलिमिनेट करना है टैरिफ को। ठीक है, जो अदर टैरिफ बैरियर्स हैं उसको एलिमिनेट करना है इन तीनों देश के बीच में, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। अब कह रहा है कि इनमें से जो यहाँ कुछ नाम है, इनमें से कौन जो है नाफ्ता से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो बोला कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है, तो कौन नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, ओके। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं इंक्लूड करता? ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब क्या? एक प्रोसेस है जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, है कि नहीं, जिसपे इंक्लूड क्या कर सकते हैं? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है, सर्विस हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, पीपल्स का हो रहा है, सबका फ्री फ्लो हो रहा है ना। रिड्यूस कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ को, एबोलिश कर रहे हैं हम इंपोर्ट लाइसेंस को, अलाउ कर रहे हैं कि भैया एफडीआई आओ, है कि नहीं। और जितने भी मेजर्स हैं प्रमोट करने के ग्लोबलाइजेशन के, वो सारे कुछ अपना रहे हैं हम। ठीक है, तो रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, एबोलिशन ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस कर रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। अब ये जो है ना भैया, डिसइन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक सेक्टर इक्विटी का, ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? सेल करता है, गवर्नमेंट सेल करती है अपने शेयर को। ठीक है, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ है उन सारे शेयर को कहाँ पर शेयर किया जाता है? प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ को शेयर किया जाता है। ठीक है, और इसके नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं, क्या क्या है पता नहीं, कि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू शायद इंक्रीज़ कराना होगा, गवर्नमेंट को हैंडल नहीं करना होगा, या फिर बहुत सारे होंगे। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन का ये नहीं है भैया, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, तो डी को मार दो। ठीक है, विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट द हाइएस्ट एफडीआई इनफ्लो? देखो 63 बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये करंट अफेयर बेस्ड था, तो उस वक्त का डाटा कुछ बढ़ घट सकता होगा। ठीक है, उस वक्त का डाटा के में कुछ सेक्टर्स दिखा रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इमरजेंसी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इनमें से कुछ जो है हाईएस्ट एफडीआई कहीं दिखा होगा। लेकिन उस वक्त का आंसर जो है उन लोगों का है वो ये है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, शायद इसमें ऑप्शन में नहीं होगा, उस वक्त का 2017 में किसी का एफडीआई ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो उसका बात नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन ये 2024-25 का अगर हम लोग बात करें, जो फिजिकल ईयर 2024-25 में है, तो जो हाईएस्ट जो है एफडीआई है वह कहाँ पर ही है? सर्विस सेक्टर अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इन द इनफ्लोज इन इंडिया फॉर द फिजिकल ईयर, काउंटेड फॉर 19%। देखो यहाँ सर्विस सेक्टर 19%। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 16%, ट्रेडिंग 8%। ओवरऑल एफडीआई की बात करें तो भैया इनफ्लो रीच्ड रिकॉर्ड 81 बिलियन। ठीक है, तो अभी हम करंट के कंटेक्स्ट में देख लें कि भैया सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अभी एफडीआई है। ठीक है, ओके। 82 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ नॉट लाइकली टू एड इन इम्प्रूविंग द इंडियाज़ बैलेंस पेमेंट ऑफ पोजीशन? ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था। ठीक है, सिर्फ टोन बदल दिया गया है, लेकिन कल या परसों बिल्कुल इसको डिस्कस किया गया था। ठीक है, कह रहा है क्या कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर, कौन सा हम लेंगे मेजर्स? ठीक है, इज़ नॉट लाइकली टू एड इन इम्प्रूविंग द इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा या इम्प्रूव नहीं करेगा हमारा, अगर इनमें से कोई सा ऑप्शन लेंगे तो। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ये अगर लेंगे ना प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, तो ये हेल्प करेगा किस में? प्रोडक्शन करने में, किस में? गुड्स और सर्विस में डोमेस्टिकली। अब जब ये हेल्प करेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में डोमेस्टिकली, तो हम लाइकली क्या होगा कि भाई देखने के लिए मिलेगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें रिड्यूस देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट ड्यूरेशन में, और जब करंट अकाउंट डेफिसिट देखने के लिए मिलेगा तो भैया करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा हमारा लॉन्ग पीरियड में, है कि नहीं। तो ये बात तो ठीक है, ये बात नहीं है इसमें, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। अब डिवैल्यूएशन का रूपी कहने का मतलब अभी 2-3 दिन से लगातार है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डिवैल्यूएशन रूपी कहने का मतलब है कि भाई जो है प्राइस, जो कंट्री जो प्राइस है रूपी का वो फॉल कराना, है कि नहीं। तो जब प्राइस फॉल करेगा तो भैया ये क्या करेगा कि जो एक्सपोर्ट जो होगा वो ज़्यादा कम्पिटिटिव बना देगा इंटरनेशनल मार्केट में। और क्यों बनाएगा? क्योंकि भैया हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब फॉरेनर्स को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत सस्ता है, चीपर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। तो भैया उसमें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो भैया पोजीशन उसका इंप्रूव होगा ना। ठीक है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, क्या हम लोग को नहीं देखना वाला था ना। तो इम्पोजिशन ऑफ हायर टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट ड्यूटी, ये भी करेक्ट है। अगर हायर टैरिफ हम लगाते हैं इम्पोर्ट पे तो वो डिस्करेज करेगा इम्पोर्ट किस चीज़ का? गुड्स का। कहाँ पर ही? डोमेस्टिक मार्केट में। अब जब गुड पे थोड़ा सा डिस्करेज करेगा डोमेस्टिक मार्केट में इम्पोर्ट में, तो क्या होगा कि जो गैप है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का वो कम होगा,
है कि नहीं। तो ये बात भी सही है, हमारा फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। लिविंग द हायर ड्यूटीज़ ऑन द एक्सपोर्ट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना हमारा पोजीशन बेटर नहीं करेगा बल्कि और ख़राब कर देगा। अगर हम ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा रहे हैं एक्सपोर्ट पे तो क्या होगा, प्राइस हाइक होगा, ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ पे। तो उसके रिजल्ट में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है, लेस कम्पिटिटिव बन जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये थोड़ा सा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा डेटोरिएट कर देगा, या हम लोगों का थोड़ा सा गैप और ज़्यादा बढ़ा देगा इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है उसमें। तो ये नहीं करेंगे हम बिल्कुल। तो नॉट पूछा था ना, यही नहीं करेंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल टू इंडिया। ट्रेड बैलेंस फेवरेबल, ट्रेड बैलेंस कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ना सर, वैल्यू ऑफ गुड्स इंडिया का जो एक्सपोर्ट किए हैं और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड जो इंडिया का इंपोर्ट किए हैं। मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वैल्यू का डिफरेंस है वही। तो मतलब कि अगर हम कहेंगे कि हमारा जो है पॉजिटिव बैलेंस होगा, कब होगा हमारा पॉजिटिव बैलेंस, जब हम इंपोर्ट से ज़्यादा क्या किए हों, एक्सपोर्ट किए हों, तभी हमारा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा कि भैया जब हम इंपोर्ट ही ज़्यादा किए हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा, है कि नहीं, यही होगा। तो ये सब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल मतलब हमारे लिए फेवरेबल कब होगा, कि जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तभी। तो ये कौन से ईयर में देखने के लिए मिला ये पूछ रहा है। तो ये ना हमारे के पास 2 साल देखने के लिए मिला। एक तो 1972 था, 1972-73, ठीक है, और एक 1976 और 77, ठीक है। तो 1976, 77, 1972, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भैया। ये कुछ ना कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। अब देखो ये जो है ना साफ्ता, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ट्रेड अरेंजमेंट, ठीक है, ये जो इस्टेब्लिश हुआ ना ये है 1993 इसका टाइम, ठीक है, मतलब 1993, ओके। उसके बाद और देखो ये है इस लेफ्टा, क्या करेंगे, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब नाम में ही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो उसी के साथ कुछ प्रोविज़न होगा ना सर। तो ये जो हुआ ना 1998 में हुआ, ठीक है, लेकिन फोर्स में आया 2000 में, ठीक है। अब एक साफ्ता है, अभी जो पीछे हम नहीं नाफ्ता हम लोग देखे थे ना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कब हुआ, 2004 में साइन हुआ, ठीक है, और इफ़ेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 2006 में आया, ठीक है। उसके बाद CACC है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द सिंगापुर, ये कब हुआ मालूम, 2005 में साइन किया गया। अब अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनाओ तो देखो कि भैया जो 4 है 1993 ये यहाँ दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो बी ऑटोमेटिकली मारो, एक हम लोगों को पता रहता तो ऐसे ही। उसके बाद 1993 के बाद 1998 आता है, उसके बाद 1998 के बाद क्या आता है हमारा 2004, है ना, और उसके बाद 2005, है कि नहीं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है भैया, ओके। फॉरेन करेंसी विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ द क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड क्विक माइग्रेशन। क्विक माइग्रेशन मतलब कि क्विकली जो इधर से उधर मूव हो सके, है ना, उसी को कह रहे हैं माइग्रेशन, ठीक है, क्विक माइग्रेशन। तो ये है ना हॉट करेंसी को हम लोग कहते हैं, हॉट करेंसी को ही हम कह सकते हैं कि जो क्विकली और रेगुलरली मूव कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, जो इंश्योर करता है कि भैया जो इन्वेस्टर्स है वो अपना मनी को डाल दे हाई, जितना डाल सकता है डाल दो, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में हाईएस्ट जितना पैसा लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। हॉट करेंसी शिफ्ट करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज, कैसे, तो विद लो इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, और दोज विद द हायर इंटरेस्ट, ठीक है, बाद में हायर रेट करता है। तो ये हॉट करेंसी है सर, हॉट करेंसी, हाँ ठीक है, हॉट करेंसी। हार्ड करेंसी फिजिकल पेपर हो गया, है कि नहीं। सॉफ्ट करेंसी क्या है कि भैया जो वो ऐसा वैल्यू है कि जो फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है, थोड़ा सा लेस डिमांड होगा इस करेंसी का, है कि नहीं, ऐसा ही चीज़ें कुछ है। G15 क्या है भैया, G15 क्या है, तो G15 जो है ग्रुप है 15 लोगों का नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप का है, जिसमें से 15 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो जैसे कि लैटिन अमेरिका से हो गए, अफ्रीका से हो गए, एशिया से हो गए, ठीक है। इन लोगों का काम क्या है कि भैया ये इस्टेब्लिश क्या करना है, थोड़ा सा फॉस्टर करना है हम लोगों को कोऑपरेशन, ठीक है, और प्रमोट करना है क्या, ग्रोथ को, ठीक है, अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज़ में, ठीक है। कैसे, तो
इन्वेस्टमेंट करके या फिर ट्रेड और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाओ, ठीक है। तो इन सारे एरिया में थोड़ा सा कॉपरेशन करो, प्रमोट करो, तो ये है G20, ठीक है। तो ये अब तो ये पढ़ो, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अरे भैया क्या बोला, डेवलपिंग कंट्री बोला, तो आप डेवलप्ड क्यों बोल रहे हो? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलप, फिर से डेवलपिंग कंट्री बोला। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया का नहीं है, लैटिन अमेरिका बोला ना, अभी लैटिन अमेरिका बोला, अफ्रीका बोला और एशिया बोला, तीनों, तो सिर्फ एशिया क्यों बोल रहे हो? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड में तो आ गया ना, लैटिन अमेरिका भी आ जाएगा, एशिया भी आ जाएगा, अफ्रीका भी आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे, the flow of the foreign exchange in which the flow of firms can be said to be the most volatile in the Indian context, ठीक है। कह रहा फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें से फॉलोइंग फॉर्म्स कैन बी सेड टू बी द मोस्ट वॉलेटाइल, इनमें से क्या है जिसको ज़्यादातर वॉलेटाइल कह सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट अर्निंग को हम वॉलेटाइल कह सकते हैं क्या? नहीं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट अर्निंग है ना वो थोड़ा सा स्टेबल हम लोगों को दिखता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट हम लोग को जनरली आमतौर पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो एयर बेसिस पे हम लोग देखें तो जिसका जो नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन ही रहता है, तो ये बात तो वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है। अब जो बच गया क्या, NRI डिपॉजिट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों जो है ना वॉलेटाइल है, ये लोग ना देखेगा कि भैया इंटरेस्ट कितना अर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके बेसिस पे इन लोग अपना मतलब मार्केट का जो उस कंट्री का जो सिचुएशन है उसके कंट्री को देखेगा और इंटरनेशनल कंट्री में अरे यार क्या बोल रहा तुम, इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनली जो देखेगा अदर कंट्रीज़ में, उसके बीच में कंपैरिजन करेगा, जहां उसको बेहतर इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाएगा। तो वॉलेटाइल ये NRI डिपॉजिट हो गया। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? FPI यूज़ होता है ना, जिसे हम FPI पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI ही शॉर्ट में कहते हैं ना। इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस हो सकता है सर किसी भी सेंट्रल बैंक के गारंटी से, तो जब इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिधर ज़्यादा मिलेगा वो उधर चला जाएगा। तो भैया ये दोनों B और C ज़्यादा वोलेटाइल दिखेगा, तो D मारो, B और C अब दोनों ही। इफ़ द रुपी पर US डॉलर एक्सचेंज रेट आर चेंजेस फ्रॉम 60, ठीक है, अभी $1 का अगर हम देखें तो 60 था, अब कुछ समय के बाद $1 का जो है वो 65 हो गया है। तो भैया हमारा रुपया का जो वैल्यू है वो इसके कंपैरिजन में गिर ना गया? अगर 60 के जगह हमारा कम होता, 40 हो जाता, 50 हो जाता, तब कहता कि अरे डॉलर के थोड़ा मुकाबले में और ज़्यादा हमारा पैसा मजबूत हो रहा है। तो भैया वैल्यू गिर जाता है, मतलब डिप्रिसिएशन हो जाता है रुपया का, ठीक है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया? कोई भी कंपनी और कोई इंडिविजुअल करता है, किसी भी कंट्री में दूसरे कंट्री में कर सकता है, बिजनेस इंटरेस्ट के साथ जो भी दूसरे कंट्री में है वो दूसरे कंट्री में कर सकता है कि नहीं इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या कहता है? नॉट मोर दैन द 10%, ठीक है, शेयर कैपिटल, यही बोलता है, यही होता है ना FDI। अब देखो, द एक्विजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल्स ओवरसीज, एक्विजिशन कर सकता है टेक्सटाइल मिल्स का। अभी क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल। तो भैया ये तो एग्जाम्पल होगा कि एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल का ओवरसीज एक्विजिशन कर रहा है, मतलब कि कुछ तो कर रहा होगा, FDI दे रहा होगा ना इसमें, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द होली ओन्ड बिजनेस फर्म, होली ओन्ड कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है, FDI का हो सकता है। द परचेस, ठीक है, द परचेस ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक इशूड बाय द फार्मा कंपनीज। अब ये परचेस कर रहा है, किसका? बॉन्ड का परचेस कर रहा है, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। बॉन्ड का अगर परचेस कर रहा है तो वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम FPI कह रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी रेसिडेंट के जरिए जो इंडिया के आउटसाइड रह रहा है। कैसे किएगा? तो किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से कर सकता है, जैसे कि उसमें लेस दैन 10% होगा, है ना, हाँ लेस दैन 10% होगा, और वो परचेस करेगा बॉन्ड को। कहाँ से? बॉन्ड या स्टॉक को कुछ को भी परचेस कर सकता है, जो भी फार्मा कंपनीज़ जो है वो अगर इशू किए हुई है तो ये तो भैया वो करता है, स्टॉक और बॉन्ड खरीद रहा है, तो वो FPI हो गया, FDI थोड़ी हो गया। उत्तराखंड TCS का ही है भैया, तो C मार दो। द राइज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू द अनदर। अगर पैसा का एक करेंसी ये है, ठीक है, एक करेंसी A है, एक करेंसी B है, अगर एक के मुकाबले दूसरा करेंसी जो है वो राइज़ कर रहा है, ठीक है, तो हम राइज़ कर रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि भैया जो है इंक्रीज़ हो रहा है उसके वैल्यू के करेंसी में, ठीक है। तो जब इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या बोलते हैं? वीकनिंग हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सर एप्रिसिएशन हो रहा है उस करेंसी का, ठीक है। 90 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ द समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर ऑल द फॉलोइंग रीज़न एक्सेप्ट। देखिए बहुत सारे रीजन्स के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो इन ऑप्शन में दिया हुआ है उसके लिए हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो कौन सा चीज़ है ये बताओ। तो WTO
इट हैज़ नो वे टू सॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट अमॉन्ग द मेंबर नेशन। भाई इसी के लिए तो इसको बनाया था कि ताकि तुम ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करो, नाम में ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। तो ये तो काम करता है सॉल्व करने का सर, जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं अमॉन्ग द मेंबर्स नेशन, वो काम होगा इसको सेटल करने का काम करता है। जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है इसके पास उसमें, है कि नहीं। और हम लोग देखें अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में सबसे टॉप पे जो अगर नाम ही आता है इंटरनेशनली तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है कि नहीं, रिजॉल्व करने का काम करता है। तो भैया इसके लिए तो हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट रीज़न, तो यही मार दो ना सर, इसके लिए हम क्रिटिसाइज नहीं करते। अब देखो बाकी सारी चीज़ें के लिए क्रिटिसाइज किया ही जाता है इसको, ठीक है। देखो इट इज़ अ पपेट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल ये पपेट मतलब कि कठपुतलियों पर नाचता है, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनके कठपुतलियों पर नाचता है, उनके इशारों पर नाचता है, कठपुतली के जैसा काम करता है। इट रिड्यूस द सॉवरेनिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ये भी इस तौर पर भी इसको ये किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ठीक है कभी कभी ओवरराइड कर देता है नेशनल लॉज को, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं कि हाँ ठीक है सॉवरेनिटी जो है मेंबर कंट्रीज़ का उसको भी तुम रिड्यूस कर दे रहे हो, ठीक है। इफ़ फेवर्स फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, फ्री ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर द क्वालिटी। तुम क्या दे रहे हो क्वालिटी में, कैसा है क्वालिटी मतलब नहीं है, फ्री ट्रेड है हाँ तो फिर वो सही है, इस तरीके से वो चलता है, ठीक है। तो ये है भैया मेन emphasis of the OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मेन एम्फेसिस जो है ओपेक का वो किस पे है, तो प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम, तो ये दोनों पर है, ठीक है। ओपेक क्या है, ग्रुप है किसका, 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का, जो ज़्यादातर ध्यान पेट्रोलिंग प्रोडक्ट्स और उसके प्राइस से रिलेटेड रखते हैं। एम क्या है भैया इन लोगों का कि भैया जो प्राइस है ना ऑयल प्राइस उसको स्टेबलाइज़ करना है, ठीक है, स्टेबलाइज रखना है कि नहीं। ग्लोबल सप्लाई में इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन लोग चाहे तो बढ़ा घटा सकता है भैया, इन लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, ठीक है। तो ओपेक जो है, ओपेक 1960 में इसको बनाया गया, 5 मेंबर्स मिलकर के बनाए, एक ईरान, ठीक है, इराक और कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक है। अभी करंटली चेक कर लेना कि कितने मेंबर्स हैं, 13 या कुछ इसी के आसपास होंगे, ठीक है। कुछ निमोनिक है इनके याद करने के, किविस और एंजल्स, ठीक है, किविस और एंजल 13 कंट्रीज़ के आसपास होंगे, हाँ ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड बैंक एफिलिएट्स प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, कह रहा है विच वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एफिलिएट्स, ठीक है। इनमें से जो वर्ल्ड बैंक एफिलिएट मतलब उसके साथ जो एफिलिएशन है उनमें से कौन जो है प्रोवाइड करता है असिस्टेंस फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, ताकि पॉवर्टी एलिवेट हो सके, कौन करता है, तो वो करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वर्ल्ड ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन है। इसका काम ही है रिड्यूस करने का, एम इसका यही है कि रिड्यूस करे पॉवर्टी को वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज़ में। कैसे करेगा, तो भैया कॉन्सेशनल लोन्स और ग्रांट दे करके। अभी हम लोग सबसे ऊपर में देखें हम यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगाए थे IDBA का, तो वहाँ ग्रांट और लोन का बात कर रहा था ना, तो इसीलिए हम लगाए थे कि जो क्वेश्चन रिपीटेशन में दिखता है, चाहे ऑप्शन में हो चाहे कहीं दिख रहा हो, तो उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। इसीलिए B इज़ द राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं सर। द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑन, ब्रिटेन वुड क्या था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें 730 डेलीगेट्स आते हैं 44 एलाइड नेशन से, ठीक है। कब आते हैं, 1944 में आते हैं। कहाँ आते हैं, न्यू हेमिस्फेयर में। ये कहाँ है, तो ये USA में है। और ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं 2 चीज़, एक IBRD, ठीक है, और साथ में IMF, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि रेगुलेट कर सके, ठीक है, रेगुलेट कर सके पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल ऑर्डर्स हैं उन सब चीज़ों को ये लोग कर सके रेगुलेट, ठीक है, और फाइनेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करके स्टेबलिश कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि 730 14 एलाइड नेशंस, ठीक है, 1944 में आए, न्यू हेमिस्फीयर में आए, US में आए। 2 चीज़ें IRD और IMF के साथ रेगुलेट करने के लिए IMF IRD, ठीक है, 2 चीज़ें करके आए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 में जहाँ दिख रहा हो तो A में दिख रहा है, मार दो। 95 द सेंट्रल इशू इन द दोहा राउंड टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इशू क्या था दोहा राउंड ऑफ टॉक्स में, ठीक है। दोहा राउंड ऑफ में जो सेंट्रल इशू था, ठीक है, वो यही था
कि भैया किसके ये में घूम रहा था, एग्रीकल्चर के ये में, ठीक है। ये क्या कह रहा था, देखो यहाँ हुआ क्या कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे ना, वो चाह रहे थे कि जो मार्केट एक्सेस है, ठीक है, जो मार्केट एक्सेस है डेवलपिंग कंट्रीज़ का रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसका डेवलप्ड नेशन में थोड़ा सा इंक्रीज हो मार्केट एक्सेस, ठीक है। कैसे होगा, ताकि जो है आप जो है रिडक्शन लेकर के आएँ, ठीक है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ में। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ चाह रहे थे, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाह रहे थे ऐसा। वो क्या चाह रहे थे कि वो जो अपना उनका डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोड्यूस है, उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। अब वो लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रहे थे वो सब्सिडी कटर कर रहे थे, ठीक है। इसके वजह से जो है प्रॉब्लमेटिक था इन दोनों के बीच में, ये इशू चल रहा था, ठीक है। तो ये लोग क्या कह रहे थे, जो डेवलप्ड कंट्री वाले थे वो चाहते थे कि भैया हम जो है, ये लोग तो एग्रीकल्चर वाले चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्सेस मिले हमको डोमेस्टिक डेवलप्ड कंट्री में, और ये लोग चाह नहीं रहे थे। और डेवलप्ड कंट्री वाले और क्या चाह रहे थे कि हम जो है, हम लोगों को ज़्यादा एक्सेस मिले सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो भैया यही इशू चल रहा था। अब इन दोनों के इशू में किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो बन गया क्या, डेडलॉक हो गया। तब लोकसभा का तो पार्लियामेंट का कोई तो मीटिंग नहीं चल रहा है कि जाकर के ज्वाइंट सिटिंग करा ले, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेडलॉक हो गया और किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ निकल करके नहीं आया। तो मेन जो इशू है, तो इशू रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर था, ठीक है, ये कह सकते हैं। 1996 विच ऑफ द 1996 नहीं 1906 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द फॉर्म नामा 11। नाम में ही बहुत ही मस्त है नामा। अब नामा जो है ना, नामा का थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। नामा जो है क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ठीक है, ये इस चीज़ को कह रहे हैं। तो नामा 11 जो है ग्रुप ऑफ है 11 डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ठीक है, कोएलिशन करके बनाए हैं, ठीक है। कहाँ पर ही, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2006 में बनाए, ठीक है। ये इंश्योर करता है, ये नामा इंश्योर करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फेयर शेयर मिले, बेनिफिट मिले, ठीक है। जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इनका अगर बात करें तो अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद नामीबिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और लास्ट में ट्यूनीसिया। अफ्रीका के ऊपर यहाँ ट्यूनीसिया है ना, ऐसे। तो भैया ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जरिए बनाया गया है। द टर्म पेपर गोल्ड, पेपर का मतलब पेपर है ना, गोल्ड का मतलब कि सोना। तो भैया पेपर छत्तीसगढ़ पीसीएस का है ये, ठीक है। पेपर गोल्ड कहने का मतलब क्या होता है, डंप पेपर गोल्ड मतलब कि भैया ये क्वेश्चन हम लोग पीवाई के पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। जो स्पेशल डोरोइंग राइट्स है एसडीआर आईएमएफ का, इसी को तो कह रहे हैं पेपर गोल्ड, ठीक है। एसडीआर इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है ना, जो कि क्रिएट किया, किसके जरिए किया है, आईएमएफ के जरिए किया है। एक सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इशू करता है मेंबर कंट्रीज़ के लिए। तो इसे पेपर गोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये फिजिकल कमोडिटी नहीं है जैसा कि गोल्ड है, बट एक क्या है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व्स है, जैसे कि भैया दे सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। सॉरी कुछ मैसेज था, हाँ। तो ये एसडीआर है सर, एसडीआर आईएमएफ का। ओके आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 इशूड फर्स्ट टाइम बाय होम, किसके जरिए इकोनॉमी ये रिपोर्ट किया गया था। तो ये क्या था UNCTAD। अब ये है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके जरिए सब फर्स्ट टाइम जो है वो इशूड किया गया था डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2019, ठीक है। अब ये पहले जो इसका एडिशन था ना, उसको कहते थे हम लोग डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है, ओके। एग्जामिन करता था क्रिएशन का जो वैल्यू है, मतलब जो एग्जामिन करता था कि क्रिएशन और डिजिटल इकोनॉमी कितना है, कैसे चल रहा है डेवलपिंग कंट्री में, उसी चीज़ को, ठीक है। तो ये इसके जरिए इशू किया जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव, ठीक है। In the context of the international trade, supply chain resilience is an approach that helps a country to ensure the uninterrupted supply of import in an unexpected situation। बिल्कुल सर, सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में अगर इसका देखें तो यही कहता है कि भाई एक तरीके का अप्रोच की बात करता है जहाँ कंट्री ये इंश्योर करता है कि भैया अनइंटरप्रेटेड सप्लाई हो, किस चीज़ का अनइंटरप्रेटेड सप्लाई हो, इम्पोर्ट्स का। ताकि कैसे करेंगे तुम, तो अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर दो,
अक्रॉस द वेरियस नेशंस, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है सप्लाई चेन रिजिलियंस ये जो है इसका एम ही है कि भैया बहुत ज़्यादा रोबस्ट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन नेटवर्क बनाओ, ताकि जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर सके कि भैया जैसे कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि अभी हमारे पास कोविड-19 आया था, ठीक है। इन सारे सिचुएशंस में हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बात तो सर सही है, डाइवर्सिफाई करो, अनइंटरप्रेटेड सप्लाई ऑन इम्पोर्ट रखो, पूरी तरीके से सही बात कर रहा है। दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द 5 कंट्रीज़, इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ये बात थोड़ा सा गलत कर दिया कि 5 कंट्री नहीं 3 कंट्रीज़, और वो 3 कंट्री कौन है? इंडिया वन ऑफ देम है, सही है, वो सही है, ठीक है, इंडिया। लेकिन इसके साथ जापान है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इनिशिएट किया था जापान, यही है कि डिपेंडेंसी जो है चाइना पे उसको कम किया जाए और सप्लाई चेन रिजिलियंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, किसमें? तो इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ बोला ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये ओनली ए इज़ द राइट आंसर। देखो भाई अभी भी 20 क्वेश्चन है और अभी एग्जैक्टली हम लोगों का 1 घंटा हो चुका है। 20 क्वेश्चंस मतलब कि और हम लोगों को आधा घंटा के अप्रॉक्सीमेटली लगने वाला है, और आज लगाएंगे, नहीं रोकेंगे। इसके लिए रीज़न भी है क्योंकि आज ही तक का हम लोगों का टारगेट डे था कि हम लोगों को ये जो 120 क्वेश्चन थे 60 करने थे। तो कल 60 तो नहीं हुआ था, कल 54 के आसपास या 55 के आसपास हुआ था, तो मतलब कि आज 64 क्वेश्चन के आसपास आज करना था। तो ठीक है, हम लोग 120 तक जाते हैं, 4 क्वेश्चन और करेंगे। 20 क्वेश्चन अभी हमारे पास और है, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़, हेड क्वार्टर जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का कहाँ है, ठीक है। तो ये जो है वो हमने को देखने के लिए मिलता है ब्रसेल्स में, ठीक है। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो 1957 में बना था, 6 कंट्री के मिल करके, ठीक है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स, ठीक है। हेड क्वार्टर जो इसका ओरिजिनली अगर हम बात करें तो वो था लग्जमबर्ग में, ठीक है। ओरिजिनली जो अगर बात करें तो लग्जमबर्ग में था, लेकिन बाद में इसको मूव कर दिया गया था ब्रुसेल्स में, ठीक है। कब ये काम किया गया था? ये काम किया गया था 1967 में, ठीक है। जो ये EEC है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसी को रीनेम्ड करके जो है आज हम इसको जानते हैं EU के नाम से, यूरोपियन यूनियन के नाम से। कब किया गया था? ये 1993 में रीनेम्ड किया गया था। और EU जो है अब एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, 27 मेंबर कंट्रीज़ का। हेड क्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, तो भैया ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नैरोबी पैकेज अडॉप्ट इन द 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO इज़ आर करेक्ट, ठीक है। नैरोबी पैकेज जो अडॉप्ट किया गया था 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO में, वो क्या है, ठीक है। उसके अबाउट मतलब उसके रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट देखो और क्या बात सही है क्या बात गलत है वो देखो, ठीक है। नो सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ मेंबर, ऐसा हो सकता है कि अगर लॉजिकली भी देखो तो नो सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द मेंबर। 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो WTO का है 2015 में हेल्ड हुआ, नैरोबी में हुआ, नैरोबी जो कि केनिया, ठीक है, जिसे ही हम लोग नैरोबी पैकेज के नाम से जा रहे हैं। इसमें जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो एक स्पेसिफिक गार्ड मैकेनिज़्म के साथ आए, स्पेसिफिक मैकेनिज़्म ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ये साथ में ये भी अडॉप्ट करते हैं मिनिस्ट्रियल डिसीजन ऑन द प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। किसके लिए? तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, ताकि ये इंश्योर कर सके जो कि सिंपल और ट्रांसपेरेंट कंट्रीब्यूट हो सके, ठीक है, मार्केट एक्सेस में उसका कंट्रीब्यूशन हो सके, फैसिलिटेट कर सके लीस्ट डेवलपमेंट कंपनी। साथ में ये भी कहा कि जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो इंगेज हों कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है, ताकि वो नेगोशिएट कर सके, अपना कंसंट्रेटेड एफर्ट दिखा सके, ठीक है, और एक अच्छा मार्केट ये कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पर्पस। तो भैया ये जो नो है ये बात गलत है पहला। अब देखो ना, पहला गलत किया तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया सी हमारे पास, ठीक है। प्रेफरेंशियल रूल फॉर द ओरिजिन फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, बिल्कुल। पब्लिक स्टॉकिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी पर्पस, ये बात भी सही है, दोनों ही सही है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन, अब ये बच्चा भी बताएगा ना यार कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए इतना हार्ड तो है नहीं भैया। तो डायरेक्ट पढ़ो, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एग्रीमेंट, ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, बाकी सब है। रेजुलेट नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ द कैपिटल्स, हटाओ, हाँ मतलब कि ये बात सही है। रैपिड फ्लो, यहाँ नॉट पूछा था इसलिए उसको बोले हाइपर। रैपिड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता, कैपिटल हो रहा था, कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशंस का नेटवर्किंग हो रहा था, यही तो सब कुछ तो हो रहा था, ओपन हो चुका है सर पूरा सब कुछ ग्लोबलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी वन कंसिडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो किसी भी फॉरेन एंटिटी या इंडिविजुअल के जरिए किसी भी बिजनेस में किया जाए, है कि नहीं। दूसरे कंट्री में वो इंसान है लेकिन दूसरे कंट्री में वो कर रहा है, ठीक है, उसी को तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर इन अ स्टॉक एक्सचेंज तो FPI कह दो ना उसको, FDI क्यों कह रहे हो, ठीक है। फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन द फंड एक्सटॉर्ट, ठीक है, ये बात भी कह रहा है। फिर तो इसको कह दो ना भाई FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI क्यों कह रहे हो, या तो फिर कह दो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें परचेस हो रहा है शेयर का स्टॉक मार्केट में, ये डायरेक्ट कंट्रोल ओनरशिप नहीं है। FDI कह रहा है कि मतलब कि तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए और ओन्ड होना चाहिए किसी भी कंपनीज पे कुछ भी। यहाँ पर भी जो हो रहा है ओन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी जो ओन है नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉरेन मार्केट मैकेनिज्म, बैंकर बाइंग शेयर फ्रॉम द, फिर शेयर बाई कर रहा है, शेयर बाई कर रहा है तो फिर से भैया ओनरशिप तो नहीं होगा ना, ओनरशिप तो नहीं होगा, तो भैया सिर्फ बायर होगा, डायरेक्ट कंट्रोल और ओनरशिप उस पर नहीं होगा, तो ये बात भी हटा दो। फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप, बिल्कुल सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेटिंग अप हम कर रहे हैं तो भैया ये जो है डायरेक्ट ओनरशिप भी दिखा रहा है और ओन भी दिखा रहा है, ठीक है, तो ये डी मारो। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज़। मैसेजिंग सिस्टम है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट क्या है? ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए वर्ल्ड वाइडली पूरी तरीके से। एक सिक्योरली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करता है ये, है कि नहीं। एक स्टैंडर्डाइज सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ से ट्रांसफ़र हो सके किसी भी फाइनेंशियल मैसेज का किसी भी बिटवीन दो बैंकों के बीच में या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। साथ में ये फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी करता है ये, है कि नहीं। तो भैया क्या है ये? ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following country is not a founding member of the New Development Bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है। अभी थोड़ा समझ आएगा। जो अभी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज अ ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इस्टेब्लिश किसके जरिए किया था? तो ब्रिक्स नाम है, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ किया था। कब किया था? 2014 में किया था। फाउंडिंग मेंबर्स इसके जो हैं वो हैं ब्राज़ील, वो हैं रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अब कह रहा है कि फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं है? कनाडा नहीं है, बाकी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया सब है। Exchange rate state the value of one currency in terms of other currency. Which of the one of the following statement with the respect to the exchange rates the currency is correct? ठीक है, कह रहा है एक्सचेंज रेट जो है ये बताता है कि वैल्यू जो है एक करेंसी का दूसरे अदर के करेंसीज में। बात तो सही है सर, एक्सचेंज रेट के बारे में आप बात सही कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज़ करेक्ट, तो कौन सा बात यहाँ सही है ये बताओ, ठीक है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट्स इंटरफेयर बाय द बाइंग और द सेलिंग। अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो भैया इसमें जो है ना गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, है ना। ये डिटरमाइन किया जाएगा मार्केट फोर्स के जरिए, मार्केट में क्या सप्लाई चल रहा है, क्या डिमांड चल रहा है, उसमें ये गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट पूछा था ना, हाँ। ये देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर रेट सेट बाय द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये गवर्नमेंट के जरिए किया जाएगा, ठीक है, और मेंटेन भी गवर्नमेंट के जरिए ही किया जाएगा। फिक्स एक्सचेंज रेट सेट भी करता है गवर्नमेंट डिसीजंस के जरिए, मेंटेन भी करता है गवर्नमेंट एक्शन के जरिए। गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है वैल्यू करेंसी का, ठीक है, दूसरे करेंसी के रिलेटिव में, ठीक है, और एक्टिवली इसमें इंटरवेन करता है फॉरेन एक्सचेंज में, मार्केट में, ताकि वो मेंटेन कर सके वैल्यूज़ को। तो कैसे करेगा? तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? बाइंग, सेलिंग, ठीक है, करेंसी को, ताकि एक एक्सचेंज रेट को इंश्योर करे और रिमेन्स स्टेबल बना करके रखे, ठीक है, स्टेबल बना करके रखे भाई, ठीक है। तो 60B इज़ द सही आंसर। C D सारे के सारे गलत है। C क्या है? अंडर द ब्रिटन वुड सिस्टम्स द एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ द फॉल इन द प्राइस। अगर ये जो C बोल रहा है अंडर ब्रिटन वुड सिस्टम के देखे तो भैया 1944 टू 1971 के बीच में हो रहा था। तो इस वक्त जो एक्सचेंज रेट था ना वो जो यहाँ बोला ये फ्लोटेड था, तो ये बात गलत है, उस वक्त यहाँ फिक्स था, ठीक है। करेंसी वर पेज टू द US डॉलर्स, ठीक है। अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स द एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ऑफ द डॉलर। अगर क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड के तरफ से चले तो भैया जो 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरीज के आसपास चल रहा था, तो एक्सचेंज रेट वहाँ पर ही नॉट फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ द प्राइस, ठीक है। करेंसी वर डायरेक्टली कन्वर्टेबल इनटू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड,
एक्सचेंज रेट्स वर डिटरमाइंड बाय द गोल्ड कंटेंट ऑफ द करेंसी नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, सही बी इज़ द राइट आंसर। सब प्राइम क्राइसिस इज द टर्म एसोसिएटेड विद द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। सब प्राइम क्राइसिस क्या है भैया? सब प्राइम क्राइसिस क्या था कि भैया फाइनेंशियल क्राइसिस, इसी को तो कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस, जो इसके आने से पूरी दुनिया में क्राइसिस लेकर के आया, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन लेकर के आया, जिसमें से पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, हाउसिंग प्राइस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेलियर होना जाना हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो गया, ठीक है। पूरी तरीके से क्राइसिस एक बड़ा विशाल रूप लेकर के गया था, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसेशन पूरे दुनिया में। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल मोर बेनिफिट इफ द प्राइस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है यार, कल या परसों किया था, ठीक है। सॉरी। तो एक्सपोर्ट बिकम द चीपर और द एक्सपोर्ट, आज भी इस कंसेप्ट को आज भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक इज लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्कैप का, स्कैप का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्कैप का हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड। सी इज़ द राइट आंसर। हाँ। ब्रिक्स लीडर्स साइन द एग्रीमेंट टू द इस्टेब्लिश अ न्यू डेवलपमेंट बैंक्स एट द समिट इन हेल्ड इन, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो भैया न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश एट द ब्रिक्स एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। समिट कहाँ? तो फोर्टेलेजा कहाँ पर ही? ब्राज़ील में, 2014 में। एम क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसके लिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। किस में? तो ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज़ में, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, मार्केट करेगा ना भैया। अभी जस्ट पीछे भी आई देख करके आया कि नहीं? तो प्रीडोमिनेटली बाय द मार्केट मैकेनिज्म, सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म से चलेगा, है कि नहीं? ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बात बताओ, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड द ट्रेड हैड रेगुलेटेड ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही बात कर रहा है, तो भैया करता है ना। अभी उस वक्त अभी नाम इसका पहले वही था ना, अभी पीछे पीवाई को देखा ना, गैट सक्सीड करके WTO बना है, ये बात क्या बता रहे। गैट वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड, देखो गैट को रिप्लेस कर दे वर्ल्ड ट्रेड, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन पूछा क्या? नॉट ट्रू। द मोस्ट फेवर्ड नेशंस प्रिंसिपल्स अंडर द गैट प्रोवाइडेड द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रीच्ड विद द कंट्रीज शुड बी एक्सटेंडेड टू द अदर कंट्रीज। भैया अभी एक क्वेश्चन था जो बोल रहा है कि WTO को हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था, उस ऑप्शन में ये बात लिखा गया था कि भैया इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भैया इसको मतलब नहीं है कि किस तरीके का क्वालिटी है प्रोडक्ट का, फ्री ट्रेड कर रहा है, तो हाँ ठीक है कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस प्रिंसिपल है अंडर गैट प्रोवाइडेड द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ट्रेडिंग एग्रीमेंट रीच विथ वन कंट्री शुड बी एक्सटेंडेड टू द अदर कंट्री। तो जो एक मोस्ट फेवर्ड नेशंस होता है, ठीक है, कंसेप्ट इकोनॉमी में पढ़े ही हो गया ना, तो उसके कह रहा है उसका चीज़ को हम लोग दूसरे कंट्री तक भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये बात भी सही है। WTO has been able to cover in its agreements the agriculture and the textile sector which are at the principal concern for the least developed countries। तो ये बात गलत है। WTO World Trade Organization not been able to fully address the cover of the agriculture and textile sectors, ठीक है। इसके लिए एक एग्रीमेंट अलग से होता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, और वो जो है एक नेगोशिएशन या एग्रीमेंट वो लोग बनाते हैं, तो उस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AAO, ठीक है, पढ़े ही होगे, ठीक है, AAO, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और साथ में जो टेक्सटाइल की बात कर रहा है तो ATC, ठीक है, टेक्सटाइल के एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए जो है अलग से हम लोग ये करते हैं, तो ये बात गलत है। नॉट पूछा था ना, हाँ D 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एक्सचेंज। साफ्ता, एक नाफ्ता था, एक साप्ता है। साप्ता क्या है? एक एग्रीमेंट है, डज नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द अदर एग्रीमेंट दैट मेंबर कंट्री हैव विद द स्टेट आउटसाइड, ठीक है। अब नॉट ट्रू पूछा। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द साउथ एशियन यूनियन एंड द कॉमन मार्केट, बिल्कुल एक कदम है आगे साउथ एशियन कस्टम में। एग्रीमेंट कम इनटू द इफेक्ट, ये 2006 में आया है। साप्ता इज द ट्रेड लिबरलाइजेशन रिजाइम, बिल्कुल ये सारे के सारे बात सही है कि साप्ता जो है साइन किया गया था 2006 में, इफेक्ट में आया 2006 में। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसमें, जैसे कि साउथ एशिया के आ गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका आ गया, इन तो सबको एक साथ आए हैं, ठीक है। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये सारे हैं, ठीक है। रिड्यूस करना है टैरिफ को, बिल्कुल रिड्यूस करना है। साफ्ता एग्रीमेंट टेक प्रेसिडेंस ओवर द एनी अदर एग्रीमेंट्स अ मेंबर्स कंट्री में हैव विद द स्टेट आउटसाइड, ये बात गलत है भैया।
आप साप्ताह में रहो, ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो दूसरे के साथ में अगर रिलेशन बनाना चाहते हो, कहीं भी ट्रेड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। हम किसी भी तरीके से ये साप्ताह जो है आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो साप्ताह जो फोकस्ड है उसका मेन जो है वो रीजनल ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशंस के बीच में है, ठीक है, अमॉन्ग द मेंबर्स कंट्रीज़ में। लेकिन ये किसी को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसका एबिलिटी है कि भैया आप जिसके चाहे इंगेज हो सकते हैं, जहाँ जाना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का में ये एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो GM वाज इस्टेब्लिश एज अ एक मिनट रुकना, पानी। ओके, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एक स्ट्रैटेजी देता है कि भैया हमें जेंडर इक्वालिटी अचीव करना है, ठीक है। जिसमें से ये बात करता है कि जेंडर पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करो हर एक पॉलिसीज़ में, ठीक है, और हर एक पॉलिसीज़ हर एक प्रोग्राम्स में, ठीक है। और एक्टिव रोल ये करो भाई, ठीक है, किसमें कि ताकि जो एलिमिनेट किया जा सके जेंडर डिस्पैरिटीज़ को हर जगह से, ठीक है। जेंडर मेन स्ट्रीम जो है ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1995 को, ठीक है। ये पार्ट था किसका, बेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर द एक्शंस, ठीक है। 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में इसको डॉक्यूमेंट किया गया था, इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब पूछा नॉट एन एस्पेक्ट, ठीक है। तो जो ये है GM, ये बाकी सारे सब सही है, ठीक है। ऑल फॉर्म डिस्पैरिटीज़ 1995 में बीजिंग प्लेटफॉर्म में सब कुछ किया गया था। GM वाज फॉलोड बाय द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, CEDAW क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रीटी है जो UN नेशनल जनरल असेंबली अडॉप्ट करता है इसको 1979 में, ठीक है। इसका एम क्या होता है कि भैया हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ में प्रमोट करना है किसको, वीमेन के राइट्स को, ठीक है, और जो है एलिमिनेट करना है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन। जबकि जो GM है, ठीक है, जबकि जो GM है, ठीक है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है, ये क्या है, एक सिमिलर गोल प्रमोट करता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का। लेकिन इन दोनों का जो इनिशिएटिव है वो सेपरेट है, ठीक है, ये दोनों इक्वली रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ आप जो रिलेशन दिखा रहे हैं ये बात गलत है, ठीक है, यही बात गलत है। 15 देखो भाई, हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत पढ़ चुके हैं और यहाँ पर ही कल जो है एक चार्ट भी हम लगाए थे, बोले थे देख भी लेना। इस साइड नहीं, इस साइड, यहाँ से इस साइड में लगा होगा वो चार्ट, ठीक है। तो वहाँ पर अगर बात करो तो ग्लोबल रूट के बारे में बात करता है, ट्रेड बिटवीन द नेशन, बिल्कुल GATT इसका काम ही WTO का। गोल ऑफ द WTO हेल्प टू प्रोड्यूसर गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट कंडक्ट देयर बिजनेस, ये बात भी सही है। WTO विच इज़ अ सक्सेसर बॉडी ऑफ द, अभी देखो PYQ से बात है ना, GATT का सक्सेसर है जो कमिंग टू बिंग द फॉलोइंग द उरुग्वे राउंड ऑफ द नेशन। सिर्फ PYQ के ऑप्शन से ये बात हम लोगों को समझ में आ गया है। तो बिल्कुल सारे बात सही है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन है ना ये गलत है। WTO डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रेमिंग द रूल्स ऑन द ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ये डिस्टेंस क्यों करता है? अगर वो ये जो चार्ट देखोगे हम कल दिए हैं उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी बात किया गया है, ठीक है। तो ये बात गलत है, चौथा गलत है, ठीक है। तो ए मार दो, ओके। आगे बढ़ते हैं। 16 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 विच इज़ द हेडक्वार्टर इन द न्यूयॉर्क, ये बात ही गलत है। ये 1996 नहीं, 1946 नहीं, 1944 था, ठीक है, नॉट 1996। एक बात गलत हो गया, न्यूयॉर्क नहीं था, वॉशिंगटन DC था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो हैं सही हैं, ठीक है। कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है सेट इटसेल्फ फॉर द गोल टू एक्सटेंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, 2030 तक पॉवर्टी खत्म करना है। वर्ल्ड बैंक इज़ अ वाइटल सोर्स फॉर द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट अ बैंक इन द ऑर्डिनरी सेंस बट अ यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड द सपोर्ट द डेवलपमेंट। बिल्कुल ये दूसरा तीसरा लिंक के ही दिखा रहा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्रोमाइजेज द 5 इंस्टीट्यूशन, अरे हाँ
ये क्या बोल दिया, WTO का बताया था क्या, वर्ल्ड फाइव बैंक, मतलब कि वर्ल्ड बैंक का मैंने लगाया था ना। हाँ, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूटेड बाय देयर मेंबर्स कंट्रीज इन द ऑर्डर टू प्रमोट देयर फॉस्टिंग देयर इनकम ग्रोथ एंड बॉटम ऑफ 40% एवरी कंट्रीज। बिल्कुल ये बात भी सही है। वहाँ देखना ना भाई, चार्ट देखना, चार्ट में पूरी तरीके से दिया, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आर करेक्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड कौन वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब पढ़ो। IMF इज़ अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। बिल्कुल है भैया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंडीड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1944 में हुआ था। प्रमोट क्या कर, इसका जो गोल है प्रमोट करना है ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशंस को, इंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को, फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करना है। तो ये बात सही है। द IMF वाज फाउंडेड टू द ब्रिटन वुड कोड कॉन्फ्रेंस इन 1944 सिक्योर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ये बात भी सही है। 1944 कॉन्फ्रेंस एम यही करता है कि भैया एक फ्रेमवर्क बनाना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है, कैसे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, और ये इसका अगर हम एक की आउटकम्स देखें तो अभी IMF भी हम लोग बना था, एक पीछे PYQ में भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। तो दूसरा सही है, पहला सही है। आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF इज़ टू स्टेबलाइज द करेंसी एक्सचेंज रेट एंड एक्सपैंड द इंटरनेशनल लिक्विडिटी टू करेंसी। ये बात भी सही है। ये PYQ के ऑप्शन से बात सही कर रहे हैं हम। ठीक है, हम पढ़े या नहीं पढ़े नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन तीनों का तीनों बात सही है, तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जब PYQ हम लोग का स्टार्ट हुआ था उसी वक्त सबसे पहले देखे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वंस, है कि नहीं। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन सा थ्योरी जो होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस बनेगा, हम किससे इंस्पायर्स होकर एक ट्रेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस ये बताता है, ये थ्योरी जो ये बताता है कि जो कंट्रीज़ है, ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग करने में गुड्स और सर्विस का, ठीक है, वो स्पेशलाइज है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं लोअर एब्सोल्यूट और कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, तो मतलब कि ये एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस जो है उसको दूसरे कंट्रीज से मैच करके अपने कंट्रीज़ में कैसे क्या करना है उस चीज़ पर डिफरेंस करके कर सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस एक थ्योरी ये भी है जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बताता है। ये किसी भी कंट्रीज़ को कहता है कि भैया जो भी आप चाहे प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। तो भैया एक कंपैरेटिव डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आप उस थ्योरी के बेसिस पे आप कैसे अपना गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट करोगे, उस बेसिस पे इस थ्योरी से भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सारे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो डी मार दो। ठीक है, 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मराकेश ट्रीटी इज़ करेक्ट। मराकेश ट्रीटी क्या है, देखो 2003 में इंटरनेशनल अकॉर्ड होता है। ठीक है, ये ट्रीटी क्रिएट करता है एक्सेप्शंस टू द कॉपीराइट लॉ। ठीक है, कॉपीराइट लॉ आज कोई भी चीज़ को हम ये नहीं करते, किसी का यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाएगा ना। टू अलाउ द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स। ठीक है, किसी भी बुक्स का जो है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे, एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में, किसके लिए, तो जो लोग ब्लाइंड्स हैं या विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड है। ठीक है, तो इसके लिए मराकेश ट्रीटी हुआ था। ठीक है, अब ये बात सुनो। The main goal of the treaty is to create the set of mandatory limitations to exception for the benefit of the blind and the visually impaired। बिल्कुल ये बात ही कहा गया था। ठीक है, ये बात ही कहा गया था। इंडिया हैज़ द रेटिफाइड द ट्रीटी। बिल्कुल इंडिया जो है रेटिफाइड किया था भाई, ये ठीक है कि क्या कहते हैं, मराकेश ट्रीटी जो है जून 2024 में आया। ठीक है, तो बहुत पहले ही इंडिया इसको रेटिफाइड कर दिया। तो ट्रीटी हैज़ कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 नहीं, जून, ठीक है, जून बोले ना, जून 2013 में जो है ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया, फोर्स में आया सितंबर 2016 में। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्टर जो था, ठीक है, वेरियस सेक्टर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, ये भाई ख़त्म होता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड द बिम्स्टेक। इसी का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, मल्टी सेक्टरल नहीं, फुल फॉर्म नहीं, मल्टी सेक्टरल जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन है, बिम्स्टेक। ठीक है, बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक। तो इससे रिलेटेड ध्यान दे करके पढ़ो कि कौन सा बात सही है कि नहीं। बिम्स्टेक हैज़ बिन 7 मेंबर्स, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 है, इसका नाम भी पड़ा है। बिम्स्टेक्स प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन द साउथ एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया बाय द वे ऑफ द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड लिंकेज आइडेंटिफाइड द कॉपरेशन। नाम में ही काम छुपा है, तो भैया ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ो।
बिम्स्टैक वाज रिक्रिस्टेंट, मतलब कि फिर से रीनेम किया गया एज अ बिस्टेक इन ईयर 2014। ये बात गलत है। बिम्स्टैक जो है इनिशियली अगर हम इसका नाम देखें तो बिस्टैक था, ठीक है, बिस्टैक था, लेकिन इसमें जो है बाद में जो आकर के म्यांमार जो है ज्वाइन करता है 2014 में, ठीक है। तो जब म्यांमार जब ज्वाइन कर जाता है तो इसका नाम हो जाता है बिम्स्टैक, ठीक है। तो ये बात गलत बोल रहा है तीसरा। तो भैया कौन हो गया ऑप्शन 1 और 2 सही है, बी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, इकनॉमी का सेकेंड लास्ट सेक्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अब नए सेक्टर में आगे बढ़ेंगे और वो भी 3 दिन में ख़त्म है। 6 चक्का 24 है ना, 6 चक्का 24, 240 क्वेश्चन थे ना, तो 60 क्वेश्चन, 3 क्षेत्र का 18, नहीं 4 दिन चलेगा ना अभी, आज तो 15 है ना, तो 4, हाँ 19 तक चलेगा ना। 6 चौका 24, 240 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन अभी और 4 दिन चलेंगे। उसके बाद पूरी तरीके से हमारा जो इकनॉमी है वो भी ख़त्म हो जाएगा भाई। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में एंटर करेंगे, एक बहुत बड़े, क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जनरली लोग करते नहीं हैं, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं हमको नहीं फ़र्क है भाई, जो कर रहे हैं उनको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। रिवाइज़ भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। बाकी सबके अपने अपने तरीके। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।